हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स लेखांकन प्रमाप की क्लास करने जा रहे हैं बेटा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपके एग्जाम में एक या दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल जानना जरूरी नहीं है, बस आपको कौन से एएस किस नाम से जाने जाते हैं वो पूछा जाता है। और ये आपको बता दें जो लेखांकन प्रमाप हमारा है ये हर कंट्रीज में होता है, मीन्स सभी देशों में अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो लोग बनाते हैं और सारी कंट्रीज मिलके इंटरनेशनल लेवल पे मीन्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्रिएशन करते हैं, ताकि हो गया कि जो हमारे यहाँ के फर्म्स हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बना रहे हैं, जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, सब में सिमिलरिटीज हो सके। ऐसा नहीं कि कोई फर्म कोई अदर अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रही है, कोई अपने मन से दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रही है। ये इस चीज को मतलब इस गैप को खत्म करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या कर सकते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट आया जो क्या करता है कि सारे फर्म्स को अगर सिमिलर नेचर के हैं या जितने भी बिजनेस एंटिटीज हैं कह सकते हो कि उन सबको क्या करता है एक कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है कि जिसके बेस पे वो अपना क्या करें कि फाइनेंशियल रिपोर्ट को तैयार करें, जिससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस उनके रिपोर्ट में नहीं आएगा और उस रिपोर्ट्स को समझना भी आसान हो जाए। ऐसे चीजों का क्या नाम से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू। ठीक, तो आइए देखते हैं कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स विच आर इशूड बाय एन एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी covering the aspects of recognition, measurement, accounting treatment, accounting presentation of disclosure of accounting transaction, financial statement। देखिए इसका अगर हम कॉन्सेप्ट की पूरी लाइन का मतलब आपको बताएं तो एक सीधा सीधा बात है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक रिटन पॉलिसी है, आप कह सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशन बताया है कि जो क्या किया जा रहा है या तो किसी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा इशू किया जा रहा है या गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है या कंट्री टू कंट्री जो वहां के क्या कर सकते हैं कि जो बॉडी स्टैब्लिश की गई है, जो संस्था स्टैब्लिश की गई है कि उस पर्टिकुलर वर्क के लिए मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसके द्वारा इशू किया गया कि रूल्स एंड रेगुलेशन है किसके लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या चीज करने के लिए कि वो कैसे किस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे, किसकी एंट्री करेंगे, मेजरमेंट करने का उनका क्या मीन्स मापन का क्या तरीका होगा, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका लेखांकन में आप कैसे यूज करने वाले हो, अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन आप उस चीज को कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या वे होगा। आप सोचिए ना कि जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए हो, बैलेंस शीट बनाए हो, ये सब क्यों हम इसी फॉर्म में बनाए, मीन्स क्यों हम एक साइड को डेबिट किए एक साइड को क्रेडिट किए। ये तो डबल एंट्री सिस्टम आ गया जो केवल ये बता दिया एक ट्रांजैक्शन क्या होता है कि डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है, लेकिन हम करेंगे जो कॉलम्स डिसाइड किए गए हैं, सारे अमाउंट्स लिख रहे हैं हम, एक कैसे हम डिसाइड कर पाए कि इसी फॉर्मेट में रखना है। हम क्यों नहीं स्टार्टिंग में ही बैलेंस शीट बनाने लगे फिर उसके बाद जर्नल एंट्री कर दे। तो ये सारा जो हमारा सिस्टमेटिक तरीका बनाया गया वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ही बनाया जाता है। बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। देखिए बेटा की पहली चीज मतलब अकाउंटिंग एवरी कंट्री हैज इट्स ओन रेगुलेटरी बॉडी, मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की संस्था हर देश के पास अपनी अपनी संस्था है, सबके पास अपना अलग अलग संस्था है और फिर सारी कंट्रीज का मिलकर एक इंटरनेशनल लेवल पे भी कमेटी बनती है कि जो क्या करें कि सारे देशों में कि सारी कंट्रीज में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह से क्रिएट करे कि जो सभी के बीच में सिमिलरिटीज ला सके। नहीं तो ऐसे सोचिए क्या होगा कि अगर इंडिया का कोई हम कर रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रही है, वो ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे जो केवल इंडिया में ही चल पाए और बाकी कंट्रीज में एप्लीकेबल ना हो पाए। तो जो इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ की बिजनेस यूनिट है, अगर फॉरेन में बिजनेस करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि यहाँ जो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जो अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने का तरीका है वो अलग हो जाएगा और फॉरेन में क्या है दूसरे तरीके से। तो इस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाया जाता है जो कि सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिपोर्ट में सिमिलरिटी ला सके। मीन्स कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी जाकर बिजनेस करे, अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रही है तो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सेप्टेबल हो और स्वीकार किया जा सके। ठीक, अगर हम बात करें इंडिया की तो इन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं ICAI, ये क्या करता है सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। फिर आगे देखिए
ऑन 21 अप्रैल 1977 में 21 अप्रैल 1977 को ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, स्टैब्लिश करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में, जिसको आप कर सकते हो ASB शॉर्ट में इसको बोला जाता है। मीन्स एक अलग से इसने क्या किया, एक कमेटी का गठन कर दिया कि जो इस पूरे काम को देख रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने का काम अब ये करने लगी है। और बेसिकली अगर कर सकते हो कि इस ASB का हेड कौन है, ICAI है। ठीक, अब हम आते हैं आपके लिए जो रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, और इसको केवल आपको याद रखना है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आपको नहीं करना है। एक चीज आप याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे प्रायर पहले जो थे टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे बेटा, बट प्रेजेंट में क्या हुआ है 27 बचे हुए हैं। एक चीज भी आप याद रखिएगा, पहले क्या थे हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल 32 थे, अब बचे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो 27 रह गए हैं। ओके, आइए अब देखते हैं हमारे लिए जो रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किस चीज की बात कर रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मीन्स कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी आप अडॉप्ट कर रहे हो उसको डिस्क्लोज करना है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के थ्रू। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, आप अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे वो AS2 बताता है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कैसे आप उसका एक पूरा स्टेटमेंट तैयार करते हो। आगे हम लोग इस चीज को पढ़ने वाले हैं, उसको कौन बताता है, ये भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लिखे हैं बेटा, ये सारा चीज देखोगे आप, या इसमें से कुछ टॉपिक पढ़ चुके हो या आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हो। ठीक, अब बात करते हैं AS6 अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन मींस डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग बताता है। ये याद रखिएगा, वर्तमान में AS6 को नहीं रहा, मींस एबॉलिश कर दिया गया। देखिए हम पता है 27 बचे हैं, तो जिसमें से एक AS6 को हटा दिया गया है। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पे, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो संस्थाएं ऐसी हैं कि रोड्स बना रही है या बिल्डिंग बना रही है जिनका मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क है, कि उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो AS7 बताता है। AS8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो संस्थाएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, ये भी अब हटा दिया गया है, हमने क्रॉस कर दिया है। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मीन्स आप आय को कब रिकॉग्नाइज करोगे, कब उसका लेखांकन करोगे, वो AS9 बताता है। AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग होती है वो AS10 के अकॉर्डिंग। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फिर AS14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, अमलगमेशन हमें पढ़ना है आगे, और बीकॉम में जाकर आप क्या करोगे इसके बारे में डिटेल में पूरा चैप्टर है। अमलगमेशन का आपको एक बेसिक मतलब कर सकते हैं कि हिंट दे देना है कि अमलगमेशन होता क्या बेटा, कि जैसे दो संस्थाएं हैं, दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोनों एक साथ जब एक हो जाते हैं, मीन्स हम कह रहे हैं एक XY लिमिटेड है, दूसरी है ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड और XY लिमिटेड दोनों जब मिल जाती हैं एक साथ बिजनेस करने लगे, इसी को बोला जाता है अमलगमेशन। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, किस तरीके से मिलती हैं, इनका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज AS14 में डिसाइड होता है। बस आप इतना जानते रहिए, जब दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होती है, वो मिल जाती हैं, उनको बोला जाता है अमलगमेशन। फिर AS9 लीज मीन्स आप पट्टे पे अगर कोई चीज दे रहे हो उसकी अकाउंटिंग। फिर AS20 अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है उसकी अकाउंटिंग करने के लिए हमारा AS20 है। AS26 इनटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्तियों के लिए बात कर रहा है। फिर AS29 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज या कंटीजेंट एसेट्स के बारे में ये बताता है 29। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे हमने टिक भी किया है कि देखिए पॉइंट दिया है कि इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत कुछ अमेंडमेंट भी हुआ है। हम केवल इस चीज को आपको बता दे रहे हैं, दे दे रहे हैं, आपको उस अमेंडमेंट के बारे में नहीं जानना है, इसमें क्या और डिटेल होता है उसको अभी नहीं पढ़ना है, आगे जाके पढ़ना है। लेकिन ये जानते रहिए आपके नॉलेज के लिए। मीन्स पहले हमारे यहाँ 32 थे, करंट में 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें से कौन से अबॉलिश कर लिए गए हैं। मीन्स आप देखिए तो अगर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे अबॉलिश हुए, लेकिन जो आपको यहाँ पे हमने बताया है उसमें से ये दोनों अबॉलिश किए गए हैं, बाकी 3 और हैं, उसको नहीं जाना। और यहाँ पे जो है इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है कि अमेंडमेंट्स हुआ है। ठीक, अब उम्मीद करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको समझ में आया होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि AS13 किस चीज के बारे में डिस्कस करता है, तो आप कह सकते हो अकाउंटिंग फॉर
इन्वेस्टमेंट, या AS2 किसके बारे में बात कर रहा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, या दूसरे तरीके से पूछे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की बात किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हुआ है, तो AS2 में। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो AS3 के अकॉर्डिंग। ये आपके तरीके हैं बेटा, इसको मतलब जो क्वेश्चन आपका आता है एंट्रेंस में इस तरीके से आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। ठीक, तो अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहां पे नए टॉपिक को करेंगे, नए टॉपिक को नई क्लास में करेंगे। पहले आप आज के क्वेश्चन को सुन लीजिए कि जिसका आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, डेप्रिसिएशन का वो कौन सा मेथड्स है जिसमें आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल दिन घटता जाता है। मीन्स अगर हम पिछले साल 10,000 था, अगले साल 9,000, ये कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का जिसमें आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट घट रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि गुडविल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज किया जाता है, मीन्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज किया जाता है। ये दो क्वेश्चन आपके हैं बेटा, जिनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।